हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अध्याय 7 पढ़ रहे हैं। और अध्याय 7 का नाम है तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। इससे पहले हमने पढ़ा अध्याय 6 में और उसके अंदर हमने द्वितीयक क्रियाकलापों को पढ़ा। उससे पहले हमने पढ़े थे प्राथमिक क्रियाकलाप। और आज बच्चों हम अभ्यास प्रश्न करेंगे कुछ प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलापों के उदाहरण देते हुए देखिए हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, आपको याद होगा कि हमने प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर जो एग्जाम्पल दिए थे, जैसे पशुपालन, भोजन एकत्रित करना, कृषि करना, खनन करना, मछली पालन, और द्वितीय व्यवसाय को हमने एक नाम दिया था बच्चों विनिर्माण उद्योग। और उसके बाद तृतीय क्रियाकलापों के अंदर हमने पढ़े थे विभिन्न सेवाओं के क्षेत्र, चाहे उसके अंदर शिक्षा हो, चाहे उसके अंदर डॉक्टर की सेवाएं हो या वकील की सेवाएं हो। और चतुर्थ के अंदर देखिए क्रियाकलाप में हम ज्ञान से संबंधित देखिए क्रियाकलापों को पढ़ा। एक और भी आता है जिसे स्वर्ण कॉलर देखिए कहा जाता है क्रियाकलाप। बच्चों, वो कौन सा है? पंचम क्रियाकलाप। तो देखिए इस अध्याय में हमने पंचम क्रियाकलाप को भी पढ़ा। उसी के साथ साथ देखिए हमने अंक विभाजन भी पढ़ा। इस तरह से देखिए हमने सारे क्रियाकलापों का एक एक करके क्या किया था? अध्ययन किया था। आज हम देखिए उन्हीं क्रियाकलापों का बच्चों क्या करेंगे? यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो देखिए आज हमारा जो भाग है 3, और भाग 3 के अंदर है हमारे जो पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं अभ्यास प्रश्न। तो देखिए बच्चों, आपको याद भी होगा और मैंने हमेशा आपको बताया भी है, अपनी पाठ्य पुस्तक में 3 प्रकार के प्रश्नों को दिया गया है, जिनमें से सबसे पहले दिए गए विकल्प पर आधारित, अर्थात जिन्हें हम कहते हैं बहुविकल्प वाले प्रश्न, जिसके अंदर 4 विकल्प दिए होते हैं और एक सही विकल्प को चुनना होता है। दूसरे प्रकार के जो अपने प्रश्न दिए हैं वो हैं लघु प्रकार के प्रश्न, जिसके अंदर देखिए एक शब्द सीमा भी दी गई है, 30 शब्दों के अंदर जिसका हमें उत्तर देना होता है। और इसी तरह से तीसरे प्रकार के जो प्रश्न अपने इसमें दिए गए हैं वो कौन से? निबंधात्मक प्रश्न। और निबंधात्मक प्रश्नों की शब्द सीमा दी गई है 150 शब्दों से अधिक उत्तर न हो, अर्थात हमें जो उत्तर देना है कितने शब्दों में देना है? 150 शब्दों में। तो बच्चों तैयार हो जाइए कॉपी पेन निकाल कर, और अभ्यास प्रश्नों के लिए सबसे पहले हम देखिए निर्देश पढ़ते हैं, निर्देशों के बाद देखिए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसके बाद देखिए हम उसका उत्तर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर निर्देश पढ़ते हैं और निर्देश में दिया हुआ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। तो यहां देखिए हमारे पास कितने विकल्प हैं बच्चों? 4 विकल्प हैं। उन 4 विकल्प में से हमें किसी एक सही को चुनना है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न आता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो बच्चों ध्यान रखना कौन सा क्रियाकलाप पूछा है इसके अंदर? तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन है हमारे पास कै में लिखा है खेती, अर्थात खेती को हम क्या कहते हैं? कृषि भी कहते हैं। देखिए कृषि, और कृषि किस में आता है? आपको याद होगा बच्चों, यह है प्राथमिक क्रियाकलाप। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ख के अंदर लिख रखा है बुनाई, अर्थात यहां पर देखिए विनिर्माण की बात कही गई है, तो ये किस में आएगा? बुनाई, द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा। और उसके बाद आता है गै, और इसके अंदर क्या आता है? व्यापार। और व्यापार की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया था सेवाओं में, और सेवाओं के साथ साथ देखिए हमने जो संचार पढ़ा, व्यापार पढ़ा, परिवहन पढ़ा, कौन से क्रियाकलापों में? जल्दी से याद करिए। वेरी गुड, तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत। और उसके बाद घ में दे रखा है अपने इसमें आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, और शिकार का संबंध किससे? प्राथमिक क्रियाकलाप से। इस तरह से देखिए अपने यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप हैं, 2 तो दे रखे हैं देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप, उसके अलावा एक द्वितीय क्रियाकलाप और एक दे रखा है तृतीय क्रियाकलाप। तो सही उत्तर कौन सा होगा बच्चों इसका? व्यापार। और व्यापार के अलावा और भी बहुत सारे तृतीय क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध किससे है? सेवा क्षेत्र से। और सेवा क्षेत्र के साथ साथ यदि हम यहां पर देखें व्यापार, और व्यापार के साथ साथ देखिए यहां संचार, और संचार के साथ देखिए यहां पर आता है परिवहन।
इन सब का संबंध किससे है? तृतीयक व्यवसाय से संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? याद रखना यहां क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा है, यानी नकारात्मक प्रकार का प्रश्न है। और कौन सा सेक्टर की बात कर रहा है? द्वितीयक सेक्टर को देखिए हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन में अपने में दिया हुआ है क, इस्पात प्रगलन, अर्थात इसका संबंध किससे? विनिर्माण। और विनिर्माण का संबंध किससे होता है? द्वितीयक क्रियाकलापों से संबंध होता है। दूसरा देखिए हम देखते हैं ख में, वस्त्र निर्माण, तो इसका भी देखिए वस्त्र बनाना यानी सूती वस्त्र उद्योग, और उद्योगों की यदि बात करें तो किस में आते हैं? विनिर्माण। और विनिर्माण का संबंध किससे होता है? द्वितीयक क्रियाकलाप से। इसी तरह से हम बात करते हैं ग। ग में आता है देखिए मछली पकड़ना, खनन करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, कृषि करना, ये कौन से प्रकार के हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। अब देखिए उसके बाद आता है घ, इसमें आता है टोकरी बुनना। अब टोकरी बुनना भी देखिए कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, और टोकरी बुनना या बुनाई करना ये सब क्या है? कुटीर उद्योग। तो इस तरह से आप देखिए यहां पर हम बात करें इस्पात प्रगलन उद्योग से संबंधित, वस्त्र निर्माण उद्योग से संबंधित, उसके बाद टोकरी बुनना ये भी किससे है? कुटीर उद्योग से संबंधित। तो प्राथमिक व्यवसाय कौन सा है यहां पर? मछली पकड़ना। तो सीधा सा है द्वितीयक क्षेत्र या सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। कौन सा है? मछली पकड़ना। मछली किस में आता है? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र है बच्चों? प्राथमिक क्रियाकलाप। आगे देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर, सेक्टर को देखिए हम क्या कहते हैं? क्षेत्र भी कहते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब क्या हैं? ये भारत के महानगर हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो महानगरों के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? अगर प्राथमिक व्यवसाय की हम बात करें तो इनका सीधा सा देखिए संबंध किससे होता है? प्रकृति से। और प्रकृति से जिनका संबंध है वो देखिए प्राकृतिक क्षेत्रों में किए जाएंगे। इस तरह से देखिए दूसरा आता अपना इसके अंदर जिसका नाम है विनिर्माण, अर्थात उद्योग धंधे। और उद्योग धंधे शहरी क्षेत्रों के कहां पर होते हैं? परिधि क्षेत्रों में या बाह्य क्षेत्रों में या उत्पादक क्षेत्रों के आसपास। तो शहरों के अंदर यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा आता है? तृतीयक क्षेत्र आता है। और यहां पर हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले क ऑप्शन दे रखा है प्राथमिक, दूसरा दे रखा है देखिए द्वितीयक, और ग में देखिए तीसरा दे रखा है पर्यटन, और उसके बाद घ में दे रखा है कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा देखिए महानगरों के अंदर कौन सी देखिए क्रियाएं की जाती हैं? सेवा से संबंधित। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घ। और घ का संबंध किससे है? सेवाओं से। कौन सा क्रियाकलाप है यहां पर? यदि हम बात करें सेवाएं, तृतीय क्रियाकलाप। कौन सा आता है? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। देखिए अगला अपने इसमें है, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो देखिए इसमें सीधा सा पूछा गया उच्च परिमाण, और दूसरा यहां पर स्तर भी कैसा बात की गई है? उच्च स्तर। उच्च स्तर और उच्च परिमाण वाले अन्वेषणों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 द्वितीय क्रियाकलाप में, दूसरा है ख में देखिए पंचम क्रियाकलाप में, और उसके बाद आता है ग चतुर्थ क्रियाकलाप, और घ में आता है प्राथमिक क्रियाकलाप। याद रखिए प्राथमिक क्रियाकलापों के अंदर तो देखिए प्रकृति से संबंधित थे, चाहे मछली पकड़ना या खनन करना हो। और उसके अलावा देखिए द्वितीयक में क्या था? विनिर्माण की बात कही गई थी। और तृतीय क्षेत्र जो यहां दिया हुआ नहीं उसमें क्या था? सेवाएं। तो अपने पास जो क्षेत्र आता है अगला कौन सा आता है? जिसका ज्ञान से संबंध था, और वो कौन सा क्षेत्र है? चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? चतुर्थ क्रियाकलाप। इसका संबंध किससे है? ज्ञान से।
इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को बच्चों याद रखना और एक बार अच्छे से याद कर लेना। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आते हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप में क्या आते हैं और तृतीयक में कौन से आते हैं और चतुर्थ में कौन से आते हैं। मैं बार बार दोहरान भी कर रहा हूं इन चीज़ों का, ताकि आपको ये अच्छे से क्या हो जाए, याद भी हो जाएं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखिए अगला आता है अपने इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित। सेक्टर का देखिए मैंने पहले भी कहा था, इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, क्षेत्र। तो यहां पूछा गया चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित। अब ऑप्शन देखिए, यहां पर हम देखते हैं पहला ऑप्शन क में लिखा है संगणक विनिर्माण। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। किसको कहा जाता है, कंप्यूटर को। कंप्यूटर को देखिए हम क्या कहते हैं, संगणक भी कहते हैं, उसका विनिर्माण। तो सीधी सी बात है, जहां विनिर्माण की बात आती है द्वितीय क्रियाकलाप। आगे चलते हैं, ख ऑप्शन में देखते हैं, देखिए जिसके लिखे विश्वविद्यालयी अध्यापन, यानी कॉलेजों के अंदर क्या करवाना, शिक्षण करवाना। अध्यापन को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में टीचिंग भी कह देते हैं और इसको शिक्षण भी कह देते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं, सेवाएं। और सेवाओं की यदि हम बात करें तो क्या है अपने यहां पर, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय। और आगे देखिए गए, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण। फिर यहां विनिर्माण की बात हो गई। किसका निर्माण, कागज और कच्ची लुगदी का निर्माण। और देखिए बच्चों घ में आता है पुस्तकों का मुद्रण, यानी पुस्तकों की छपाई। इंग्लिश में मुद्रण को हम कहते हैं प्रिंट करना, अर्थात यहां प्रिंटिंग का काम है। तो बताइए चौथे सेक्टर से संबंधित है, तो चौथे सेक्टर से संबंधित आता है हमारा ऑप्शन कौन सा, ख, विश्वविद्यालयी अध्यापन, यानी विश्वविद्यालयों में क्या करवाना, शिक्षण कराना। किस कौन से सेक्टर का है, चौथे क्षेत्र का है, अर्थात जिसे हम कहते हैं चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत शामिल करते हैं। बाकी आप जो तीनों देख रहे हैं इनका संबंध किससे है, द्वितीय क्षेत्र से इनका संबंध है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। याद रखना यहां क्या पूछा है, नकारात्मक भाव का प्रश्न है, अर्थात जो सत्य नहीं है। तीन बातें सत्य हैं और एक कथन कैसा है, असत्य है, उसको हमें क्या करना है, पहचान करना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है क, इसमें लिखा है बाह्य स्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। देखिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था और उसके अंदर देखिए हमने इसको नाम दिया था बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन का मतलब सीधा सा ये था, एक देश के व्यक्ति दूसरे देश के लिए सेवाएं देना। जैसे कॉल सेंटर कहीं भी खोले जा सकते हैं और वो पूरी विश्व में किसी भी देश में सेवाएं दे सकते हैं। इसको क्या कहा गया था, बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन से क्या होता है, दक्षता तो बढ़ती है लेकिन लागतें क्या हो जाती हैं, इससे कम हो जाती हैं। मैंने पढ़ाते समय भी इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था। इंग्लिश में कहते हैं इसको आउटसोर्सिंग। दूसरा देखिए ऑप्शन अपने इसमें आता है कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों की भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है। तो देखिए इसका हम कहां पर, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और उद्योग धंधों के क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका इन क्षेत्रों के अंदर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। तो यहां देखिए हम यदि बात करें, दो शब्द आए हैं हमारे पास, एक का नाम तो है बीपीओएस और दूसरा शब्द है हमारे पास केपीओएस। ये दो शब्द हैं देखिए हमारे पास। बी का देखिए सीधा सा जो हम यहां पर पूरा नाम देख लेते हैं, बिजनेस, और यहां प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। यहां देखिए नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इस तरह से दो चीजें यहां पर लिखी गई हैं और अपने यहां पर इन दोनों के बारे में पूछा गया है ऑप्शन 3 के अंदर कि बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, नहीं होते हैं, इसमें अवसर नहीं होते हैं। अगला देखिए ग की हम बात करते हैं, कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में
काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है असंतोष, क्योंकि वहां के लोगों को न लगाकर दूसरे लोगों से क्या ली जाती है, सेवाएं ली जाती है, इसलिए उनमें असंतोष व्याप्त हो जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ग। यानी यहां पर जो बात कही गई है, बीपीओज की और केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इसका उत्तर क्या है, ग। इस तरह से आप नोट कर लीजिए, एक एक चीज को बहुत अच्छे से बच्चों आपको समझना भी है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले दूसरे प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। दूसरे प्रकार के जो हमारे प्रश्न हैं वो कौन से हैं, लघु प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें एक शब्द सीमा दी होती है और उन्हीं शब्द सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या देना, अपना उत्तर लिखना होता है। तो देखिए यहां पर दूसरे प्रकार के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। शब्द सीमा कितनी है, 30 शब्द सीमा फिक्स की गई है अपने इसके अंतर्गत। अब सबसे पहला प्रश्न आता है इसमें, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको दो तरह के व्यापार की बात की थी बच्चों, याद भी होगा, एक तो थोक व्यापार और दूसरा कौन सा था, फुटकर व्यापार। तो यहां पर देखिए अपने जो इसमें पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट करना है। कितने शब्दों में, 30 शब्दों के अंदर इसको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए उत्तर, और फिर देखिए ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप हैं जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय, विक्रय का मतलब होता है बेचना, विक्रय से संबंधित हैं, यानी बेचने से संबंधित। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। तो यानी ये कहां पर संपन्न होता है, जहां पर माल को बेचा जाता है वहां पर इसको संपन्न किया जाता है। उदाहरण देखिए, फेरी वाला, रेडी वाले, ट्रक, द्वार से द्वार, जिसे हम कहते हैं डोर टू डोर, यानी फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो इस तरह से हमारे 30 शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं, फुटकर व्यापार का उत्तर लिख सकते हैं और उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं, देखिए, और दूसरा प्रश्न है, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो यहां पर किसके बारे में बताना है हमें, चतुर्थ सेवाओं के बारे में 30 शब्द सीमाओं को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले लिखिए उत्तर, आगे चलते हैं। चतुर्थक सेवाएं ज्ञान आधारित सेवाएं हैं, मैंने पहले ही कहा था। तृतीय यदि क्रियाकलाप की बात करते हैं, सेवा आधारित। द्वितीय की बात करते हैं, विनिर्माण। और यदि हम चतुर्थ की बात करें तो किस पर आधारित होती है, ज्ञान पर आधारित सेवाएं होती हैं ये। आगे देखिए, अतः अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित क्रियाकलाप जो विशिष्टीकृत ज्ञान, तकनीकी दक्षता तथा प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं। तो इनका सीधा सा संबंध देखिए, ज्ञान, और ज्ञान भी कौन सा हो, उस ज्ञान में वो क्या हो, विशिष्ट हो, विशेष हो उस ज्ञान में, या ऐसे कह सकते हैं कि जिस ज्ञान का क्या स्पेसिफाइड हो। उसके बाद देखिए, चतुर्थक सेवा कार्य कहलाते हैं। तो ये हमारा उत्तर कितने शब्दों में हो गया, लगभग 30 शब्दों के अंतर्गत, और जिसमें हमने चतुर्थ सेवाओं को क्या किया, परिभाषित किया है। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। बच्चों आपको याद होगा, मैंने इसमें चित्र भी दिखाया था एक एरोप्लेन से मरीजों को उतारते हुए, और आपको याद भी होगा जब मैं तृतीय क्रियाकलाप पढ़ रहा था तो उसके अंत के अंदर आपको पढ़ाया था चिकित्सक पर्यटन। अर्थात देखिए, एक देश से दूसरे देशों के अंदर भी देखिए लोग इलाज करवाने के लिए जाते हैं, और ये विशेषकर एशिया के देशों के अंदर, और एशिया की भी बात करें तो दक्षिणी और पूर्वी एशिया के देशों में ये पर्यटन काफ़ी फल फूल रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं विकसित हो रहा है। इसी उत्तर को हमें लिखना है और उन्हीं देशों के क्या बताने, हमें नाम बताने हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले लिखना उत्तर, चिकित्सा पर्यटन अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंधित
चिकित्सा उपचार है, यानी दूसरे देशों में उपचार के लिए जाना और वहां चिकित्सा सेवाओं का उपयोग करना। चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देश जैसे भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखिए, ये जो प्रारंभ के आप देश देख रहे हैं, ये सारे देश कहां के हैं? एशिया महाद्वीप के देश हैं, एशिया। और उसके अलावा देखिए, स्विट्जरलैंड की यदि हम बात करें तो ये कौन से महाद्वीप का है? यूरोप। और ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो ये देखिए एक अलग से महाद्वीप है जिसका नाम है ओशिनिया, और ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन प्रमुख रूप से ये डेवलप हुआ है एशिया के देशों के अंदर, और उसके अलावा यूरोप का एक देश है और एक हमारे पास है ओशिनिया महाद्वीप का एक देश जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आप याद कर लेना। बच्चों, आपने एक चीज और भी देखा होगा इसका उत्तर को, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम, तो डायरेक्ट नाम कभी नहीं लिखते हैं। नाम देखिए, जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं उत्तर में, चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देश जैसे, फिर हमने क्रम से इनके क्या लिखे हैं? नाम लिखे हैं। तो आप याद रखना, अगर अपने उत्तर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाना है तो इस तरह से अपने उत्तर को लिखें ताकि चीज़ें क्या हो जाएं? स्पष्ट भी हो जाएं। इस तरह से हमारे शब्द सीमा भी देखिए पूरी हो जाती है। कितने शब्द हैं? 30 शब्द। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, अंकीय विभाजक क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, अंकीय इसको कहा गया डिजिटल। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? डिजिटल विभाजन भी कहा जाता है। विकसित और विकासशील देशों के अंदर सूचना तकनीकी के आधार पर जो विभाजन किया जाता है उसको कहा जाता है अंकीय विभाजन, यानी डिजिटल विभाजन। विकसित देशों में आम नागरिकों तक ये सेवाएं पहुंचा दी गई हैं, लेकिन विकासशील देशों में आम नागरिकों तक इस तरह की सेवाएं नहीं पहुंचाई गई हैं, और यही अंतर कहलाता है अंकीय विभाजन। तो देखिए, हम उत्तर लिखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले लिखते हैं उत्तर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। मैंने पहले भी बताया था, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को शॉर्ट में आईसीटी भी कहते हैं। आईसीटी का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और हिंदी में कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का विवरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। यानी ग्लोब का मतलब है हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी देखिए देश हैं उन सभी देशों को शामिल करते हुए, और ये आईसीटी क्या है, या हम कह दें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का वितरण कैसा है? असमान। विकसित देशों में अलग तरह से और विकासशील देशों में अलग तरह से पाया जाता है। ये विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए जबकि विकासशील देश पिछड़ गए। दोनों के अंदर देखिए विकसित और विकासशील देशों में क्या है? अंतर। इस प्रकार देशों में इस विभाजन को अंकीय विभाजन कहते हैं, यानी आईसीटी, या हम कह दें तकनीकी का जो अंतर है उसी अंतर को क्या नाम दिया गया है? अंकीय विभाजन नाम दिया गया है। अब आगे देखिए, हम पढ़ते हैं तीसरे प्रकार के प्रश्न, और तीसरे प्रकार के देखिए अपने जो प्रश्न है वो कैसे हैं? निबंधात्मक, और जिनकी शब्द सीमा है 150 शब्द। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक में न दें। यहां पर देखिए स्पष्ट कहा है कितने शब्दों में उत्तर लिखना है हमें? 150 शब्दों के अंदर अपने उत्तर को लिखना है, उससे अधिक शब्दों में नहीं लिखना है। पहला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की बात करते हैं तो तृतीयक क्रियाकलाप। बच्चों याद रखना कि सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए, यानी सीधा सा है हमें चर्चा किस पर करनी है? सेवा क्षेत्र पर चर्चा करनी है। उत्तर, सेवा क्षेत्र में व्यापार व वाणिज्य के अलावा स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, मनोरंजन,
परिवहन, संचार, दूरसंचार व अनुसंधान जैसे सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। तो सीधा सा है, सेवा क्षेत्र का मतलब क्या है? तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक जो क्रियाकलाप है उसमें हम किस किस को शामिल करते हैं? इसके अंदर देखिए हम व्यापार को, वाणिज्य को, उसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, और आगे देखते हैं मनोरंजन और परिवहन, संचार, दूरसंचार और अनुसंधान, इनको क्या करते हैं? सेवा क्षेत्र के अंदर शामिल करते हैं। आगे देखिए इसका उत्तर और देखते हैं। आगे आता है, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। तो यानी इसका योगदान कैसा? काफी महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व के विकसित देशों के साथ साथ अधिकांश विकासशील देशों में कृषि तथा विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र अधिक तेजी से बढ़ रहा है। तो बच्चों याद रखना, यदि हम बात करें विकासशील देश जो हैं उनके अंदर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र ज़्यादा देखिए क्रियाकलाप होते हैं। विकसित देशों के अंदर तृतीयक क्रियाकलाप ज़्यादा देखिए संपन्न होते हैं। तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान भी बढ़ रहा है। और आगे देखिए हम लिखेंगे, सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व ने सेवा क्षेत्र को उत्पादक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है, अर्थात विशिष्ट एक पहचान दी है। और देखिए आगे, 20वीं शताब्दी में विश्व के अधिकांश विकसित देशों तथा कुछ विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग की तुलना में, विनिर्माण का मतलब द्वितीयक क्रियाकलाप, सेवा सेक्टर के रोजगार में तीव्र वृद्धि हुई है। तो सीधा सा विकासशील देश भी अब धीरे धीरे कौन सी दिशा में बढ़ रहे हैं? तृतीयक अर्थात सेवा क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं और नए नए रोजगारों का क्या कर रहे हैं? सृजन कर रहे हैं वो। आगे देखिए, इसका प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से विभिन्न प्रकार की सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जब देखिए व्यक्ति की आय बढ़ती है तो देखिए वो सीधा सा है किस पर ज़्यादा खर्च करता है? सेवाओं पर ज़्यादा खर्च करता है और सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है। और जब सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है तो उस क्षेत्र में रोजगार भी देखिए क्या होते हैं? विकसित होते हैं। आगे देखिए, व्यापार, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, परिवहन व दूरसंचार ऐसी ही सुविधाएं हैं जो प्रति व्यक्ति की मांग बढ़ने पर इन सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है। अब आगे और देखिए, यही नहीं, वर्तमान में अनेक घरेलू कार्य बाजार से कराए जाते हैं। बहुत सारे कार्य हैं जो घरेलू कार्य कहाँ से करवाते हैं? हम बाजार से करवाते हैं। तथा बाहरी एजेंसियों को ठेके पर कार्य दिए जा रहे हैं। बाह्य स्रोतन का ही परिणाम है कि भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल तथा फिलीपींस जैसे देशों में बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न हुए हैं। यानी सेवा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके एग्जाम्पल हैं हमारे पास, वहां पर रोजगार क्या हो रहे हैं? उत्पन्न हो रहे हैं। कौन कौन से देश है? एक बार फिर देखिए, भारत, चीन और पूर्वी यूरोप, इजराइल, ये भी एशिया का एक देश है, फिलीपींस, ये भी एशिया का एक देश है, जैसे देश। आगे देखिए, इसके साथ साथ सेवा क्षेत्र के विकास से विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है। तो सीधा सा है, देखिए सेवा क्षेत्र से जो विदेशी मुद्रा है उसका भी क्या होता है? प्राप्ति होती है। और देखिए बच्चों, इसमें अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है। कौन से देशों की बात कर रहे हैं हम? विकसित देशों के अंदर। जबकि अल्प विकसित, जिन्हें हम कहते हैं विकासशील देश, अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हैं। तो सीधा सा है, देखिए सेवा क्षेत्र में विकसित देशों के अंदर रोजगार अधिक है और अल्प विकसित, अविकसित, विकासशील देशों के अंदर देखिए इसका प्रतिशत काफी कम पाया जाता है। जैसा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में बताया गया, कितना है? 10%। और आगे देखते हैं,
इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में यह अपरिवर्तित है अथवा घट रही है। तो धीरे धीरे इस तरह से देखिए हमारी अर्थव्यवस्थाओं में क्रियाकलापों के अंदर भी क्या आते जा रहे हैं, परिवर्तन आते जा रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र के देखिए बात करें क्रियाकलापें घट रहे हैं, द्वितीयक के भी कम होते जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहे हैं वो कौन से क्षेत्र के क्रियाकलाप हैं, तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलाप हैं। अब देखिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, वो भी हमारा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। यहां एक तो है परिवहन और एक कौन सा है, संचार। बच्चों बताइए परिवहन और संचार कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, उसी के बाद ही तो हम उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए परिवहन और संचार किस में आते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में या चतुर्थ क्रियाकलाप में या पंचम क्रियाकलाप में, किस में आते हैं। वेरी गुड, आप सही सोच रहे होंगे, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आते हैं। और इन दोनों के बारे में हमें, इन क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से लिखना है, 150 शब्दों के अंदर लिखना है, उससे अधिक शब्दों में नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उत्तर, और उसके बाद देखिए परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। देखिए यहाँ बहुत ही अच्छी बात कही, या तो व्यक्ति देखिए परिवहन होते हैं, या देखिए हम कहते हैं एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, किससे, परिवहन साधनों के माध्यम से। दूसरा देखिए हम किसी भी देखिए सामान को लेके जाते हैं जो विनिर्मित हुआ है। उसके बाद देखिए तीसरा किसी भी संपत्ति, किसी भी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है परिवहन के साधन। आगे देखिए यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में देखिए सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो किसका है, परिवहन को। इसीलिए देखिए अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ कहा जाता है, किसको कहा जाता है, परिवहन को ही कहा जाता है। जिस अर्थव्यवस्था का देखिए परिवहन तंत्र स्ट्रोंग है, मजबूत है, विकसित है, वो अर्थव्यवस्था अपने आप ही कैसी होगी, विकसित होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, उत्पादन यानी नई नई चीजें बनाना, वितरण यानी उनका फैलाव, और उद्योग में सहायता देने के लिए तीव्र को देखिए हम शीघ्र भी कहते हैं, और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। सीधा सा है, देखिए हर देश ये चाहता है कि उसके अंदर परिवहन जाल या परिवहन तंत्र कैसा हो, विकसित हो। उसके बाद देखिए इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें किसको शामिल किया जाता, परिवहन लागत। अब देखिए जितना ज़्यादा हम परिवहन करेंगे लागत उतनी ज़्यादा होगी, और परिवहन लागत देखिए भार पर और दूरी पर निर्भर करती है, कई बार अभिगम्यता पर भी निर्भर करती है। इस तरह से देखिए अब हम बात करते हैं, पहला बिंदु पर हमने बात की किस पर, परिवहन के बारे में बताया, और अब बात करते हैं हम किस पर, संचार। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण का मतलब होता है भेजना, सम्मिलित किया जाता है। तो इसके अंदर देखिए माल नहीं जाता है, संचार के अंदर क्या जाते हैं, हमारे शब्द, हमारे संदेश, तथ्य और विचारों का क्या किया जाता है, संप्रेषण किया जाता है। वर्तमान समय में किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देखिए इन दोनों का ही देखिए काफी महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखिए परिवहन एवं संचार सेवाओं के अभाव में किसी भी देश का पूरा आर्थिक तंत्र ध्वस्त हो सकता है। बिल्कुल देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि परिवहन और संचार अर्थव्यवस्था की काफी महत्वपूर्ण कड़ी है।
जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर देखिए जो नसें हैं, उसी तरह से अर्थव्यवस्था के अंदर परिवहन और संचार का देखिए महत्वपूर्ण रोल होता है। आगे देखिए, ये सेवाएं वस्तु, सूचना तथा जनसंख्या को गतिशीलता प्रदान करती हैं। साथ ही आधारभूत सुविधाओं की आपूर्ति भी इन सेवाओं से ही होती हैं। यानी कहने का मतलब है, मूलभूत जो मानव की आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अंदर देखिए किनका रोल सबसे ज़्यादा है? परिवहन और संचार सेवाओं का। आज यदि हम देखें संचार सेवाओं में, जैसे मोबाइल, आप देखिए हर व्यक्ति के पास मोबाइल हो गया। अगर इस नेटवर्क को बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। और आगे देखिए, इसी प्रकार जीवन का स्तर तथा जीवन की गुणवत्ता भी इन सेवाओं पर निर्भर होती है। यानी दो चीजें हैं, एक तो जीवन का स्तर और दूसरा आता है जीवन की गुणवत्ता। जीवन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? परिवहन और संचार के साधनों पर निर्भर करती है। इस तरह से आगे और देखते हैं, परिवहन के द्वारा ही वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। किसके द्वारा होती है? परिवहन के द्वारा मूल्यों में वृद्धि। दूसरी ओर आधुनिक संचार माध्यम के कारण समय में बचत होती है। मूल्य तो बढ़ते ही हैं, लेकिन बचत किसकी हो गई? जब से देखिए शीघ्र और तीव्रगामी परिवहन और संचार सेवाएं आई हैं, तब से देखिए व्यक्ति का समय बचना शुरू हो गया और उस समय का वो काफ़ी उपयोग भी करने लगा है। तथा मानवीय कार्य क्षमताओं में वृद्धि होती है। जब समय देखिए ज़्यादा होगा तो कार्य क्षमता भी मानव की क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। और आगे देखते हैं, परिवहन व संचार सेवाओं की उपलब्धता के स्तर का प्रभाव राष्ट्र के उत्पादन, यानी राष्ट्र का मतलब क्या है? देश का उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर पड़ता है। बिल्कुल सही है इसमें। अतः परिवहन तथा संचार सेवाओं का आधुनिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह से हम 150 शब्दों में इसके उत्तर को लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने 3 प्रकार के प्रश्न आज हल किए। एक तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जिनमें बहुत सारे विकल्प थे, प्रमुख रूप से 4 विकल्प। दूसरा हमने किया लघु प्रकार के प्रश्न, जिनकी शब्द सीमा थी 30 शब्द। और तीसरा था हमारे इसके अंदर निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा थी 150 शब्द। इस तरह से देखिए हमने अपने अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझा और उनके उत्तरों को भी लिखा। अब बच्चों आप भी इन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक में उतारना और इनका अभ्यास करना, याद करना। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों सभी को धन्यवाद बच्चों।